किसके दस्तरखान से उठ के आए हैं, ये भी अनफॉर्चुनेट है। बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े इंटेग्रिटी वाले मीडिया के लोग हैं, राइटर भी बड़े अच्छे हैं, कॉलम्स भी बहुत अच्छे लिखते हैं, एंकर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद लोगों का दरमियान में एक एंगल होता है कि जो खींच के तान के बाद वो एक उस कोने पे ले जाएं जहां वो लेके जाना चाहते हैं, जो मर्जी आप उनको करते हैं। उनके लिए भी हम ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म तो की जाए, हम भी करते हैं। आप देखिए, मैं जब लिखना शुरू किया, अभी मुझे 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ इन यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट भी थे और ये थे, और मैं स्टील मिल से आके अभी 2 साल भी नहीं मुझे मुकम्मल हुए थे, तो मैं सियासत नहीं लिख नहीं सकता था। मैंने इतराज़ किया, मैंने कहा डिक्टेटरशिप ठीक नहीं है, आप जितना जल्दी एग्जिट स्ट्रेटजी बनाए वो ठीक है, वो लिखा, और मैंने यही बारहा कहा। अच्छा, फिर जब जलकियानी साहब की एक्सटेंशन की बात आई थी, उस पर भी मैंने कॉलम लिखा था कि ये इन प्रिंसिपल ठीक नहीं हुआ, ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं होगा, ना कियानी साहब के हक में जाएगा, ना अदारे के हक में, और सियासतदान तो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि कियानी साहब का चूंकि ये मुश्किल वक्त है, तो उनको एक्सटेंशन दी है और हुकूमत सिविल ने सोच के दी है, तो फिर कियानी साहब को चाहिए कि ये मुल्क के जो दूसरे मामलात हैं इसमें सिविल गवर्नमेंट को हेल्प करें ताकि वो इस मुश्किल से निकल सके। तो हमने एक दयानतदाराना राय दी है। लेकिन जो लोग फौज को तज़हीक का निशाना एज एन अदारा बनाते हैं ना, वो ठीक बिल्कुल नहीं करते, और मैं समझता हूँ कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली। आज कियानी साहब हैं, कल कोई और होगा, ISI के लोग चेंज होते रहते हैं। आप लोग जब कुर्सियों में बैठते हैं एज प्राइम मिनिस्टर एंड एज कैबिनेट, देखिए इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, अगर सिविल गवर्नमेंट के पल्ले सच हो और तकड़े हों, तो बिलीव मी कि अगर मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप भी हो ना, तो सिविल का बंदा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अपनी पॉलिसी कार्व आउट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जुल्फकार अली भुट्टो की, उधर अयूब खान बैठा था, लेकिन मॉडर्न हमारी फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्ट जुल्फकार अली भुट्टो था, जो चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी उन्होंने शुरू किया। उसका अपना जोर था, कॉम्पिटेंस थी, और लोग देखते थे जुल्फकार अली भुट्टो बोल रहा है, और उसने एक फॉरेन पॉलिसी बनाई। और इसी तरह मतलब आप आगे देखते जाएं, मसलन क्या नवाज शरीफ साहब के टाइम में फॉरेन पॉलिसी GHQ बनाता था? क्या बेनजीर भुट्टो साहबा के टाइम में जब सरदार आसफ अली थे फॉरेन मिनिस्टर, मैं उधर होता था साथ, क्या जनरल वहीद काकड़ पॉलिसी बना रहे थे? क्या वो एक्सेप्ट करते थे? को बिल्कुल नहीं करती थी। अपनी गवर्नमेंट का वो अपना हिसाब करता है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे लोग थे, बाकी लोग थे। आपको अपने आप को मजबूत करना है, और आप अगर देखिए, आप अपनी मीटिंग एक सेक्रेटरीज की GHQ में जाके कराएंगे और उनको कहेंगे आप बताएं अभी हमने क्या करना है, ये वो, अभी तो जरा मुश्किल हालात है, नेटो की इन्वॉल्वमेंट है, मैदानी जंग बनाया तो अफवाज की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, हमारे यहाँ भी ज्यादा है, अमेरिका में भी ज्यादा है। अमेरिका में देखिए, जितना हिलरी क्लिंटन इतने चक्कर नहीं लाती जितनी मुलिन लगाता है, और इसी तरह उनकी तो टोटल अस्करी। तो इस सूरत हाल में और ज्यादा इनका आपस में होना जरूरी है। लेकिन खुदा के लिए हर चीज को गलत रंग में पेश करके ना देखा जाए, ये फैक्ट्स हैं। फौज को अपना काम करना चाहिए, सिविल हुकूमत को अपना करेगी, लेकिन सिविल हुकूमत अगर अपना काम नहीं करेगी और गलत फैसले देगी और काबिल फरोख्त होगी और मुल्क की सलामती दांव पे लग जाएगी, तो फिर अगर मुल्क नहीं है तो फौज किधर है? तो फिर वो लोग आगे आएंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज इस तरह करें, इस तरह करें, तो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जैसा मियां नवाज शरीफ के मुख्तलिफ इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, मियां नवाज शरीफ 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के सरबराह। उनका ये कहना है जी कश्मीर की जो पॉलिसी है वो हमारे इदारे उसको हल नहीं होने देते, हमारे इदारे नहीं चाहते मसला कश्मीर हल हो। ये कितनी ख़तरनाक इल्ज़ामात है, और क्या आप समझते हैं कि इस किस्म के ये जो इल्ज़ामात हैं, ये टाइम था मियां नवाज शरीफ की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात क्या उनको सूट करते हैं? अगर कश्मीर का मसला हल पॉलिटिकली होता है, जो होना भी चाहिए उसी तरीके, और सियासी क़यादत उसको हल करना चाहती है, तो जो फौजी इसमें रखना डालता है और ये कहता है ये ना हल हो, वो गद्दार है। ये कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इस मुल्क का नमक खा के आप अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए वहां बैठे हों और आपको नजर आए। देखिए, लड़ाई से तो आप कश्मीर नहीं ले सकते, 63 साल में आपने नहीं लिया, आपने तो दिफाई जंगें लड़ी हमने। आपका ये इतना बड़ा मसला हल होगा सफारत से और पॉलिटिकल से, और अगर ये हल हो जाए और आपकी थ्रेट को डिफ्यूज हो जाए और कम हो जाए, तो आपका अफवाज का लेवल कम हो जाएगा, और ये मुल्क के मफाद में है, गरीब लोगों के मफाद में। इसलिए ये इल्ज़ाम फौज पे लगाना कि वो हल नहीं होने देते। इंडिया में भी
वहाँ ये इल्ज़ाम उनकी फ़ौज पे लगता है कि वो भी नहीं हाल होने देते, इनको कहते हैं इनको सियाचिन का वो करने लगे थे वो नहीं। ये गलत है जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है। इंडिया में तो मुझे नहीं पता वो क्या होता होगा, लेकिन इधर ये है। और जो कारगिल की बात करते हैं मियाँ साहब, देखिए कारगिल की बात भी करते हैं ना, तो उसके अंदर भी चंद लोग इन्वॉल्व थे। आप ये ना कि फौज ने ये किया, फौज ने तो कुर्बानियां दी। 300 जवान हमारे ऑफिसर्स, कैप्टन, वो जो जिनको निशाने हैदर मिला, उन्होंने अपना खून दे दिया। आप उन लीडरों की बात करें, अस्करी लीडरों की जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उसके ऊपर आप अपनी इंक्वायरी करा लें, इंडोर कराएं, बाहर कराएं, एक्शन लें। उस वक्त मियां साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो रिएक्ट करें, लेट इट हैपन वट एवर हैपन्स, आप अपना उसके मुताबिक करें। ये भी फौज पे एक्सपर्शन नहीं है, क्योंकि मैं आई एम प्रिवी टू कारगिल का वो मसला जो था, उसमें ये जो प्लान बना, जिस लेवल पे बना, एयरफोर्स नेवी क्या इन्वॉल्व थे नहीं थे, एयर डिफेंस इन्वॉल्व था या नहीं था, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट देखा, डिप्लोमेटिक फॉल आउट देखा, इसकी लॉजिस्टिक्स इम्प्लीकेशंस को जेहन में रखा कि नहीं रखा, ये सारी चीज़ें देख के तो एक सबक तो हमें सीखना चाहिए कि क्या है। तो ये भी मियाँ साहब की जो उसमें है, वो उन लोगों पे आए जो उन्होंने ये फैसले किए हैं। वो फौज को ना कहा जाए, फौज आपके पास है, मियाँ साहब की भी फौज है, आज़ादारी की भी फौज है, ये एक आपकी भी फौज है, मेरी भी फौज है, हम सारे ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनको यूज करना है अपनी जब कौम की सलामती के डेंजर में हो। लेकिन इसमें अगर जनरल अब्दुल कयूम पे कोई हर्फ है तो फिर सबसे ऊंचे खंबे पे लटका दिया जाए, ये पूछे जाए कि आप फलां जगह कमांडर थे, आपने ये फैसले क्यों गलत किए, या मेरे किरदार पे कोई एस्पर्शन है तो मेरी जात की कमजोरी की वजह से मेरे अदारे के ऊपर कुछ ना कहा जाए, मुझे पकड़ लिया जाए और कहा जाए कि आपने ये किया है। चूंकि अदारा तो एक अजीम है, उसको तो वी ओ एवरीथिंग टू आवर इंस्टीट्यूशन, और उनकी तारत करनी है। जुडिशरी है, सहाफत है, पॉलिटिक्स है, अस्करी अदारे हैं, इनको आपने ऊपर लेके आना है, और ऊपर तब लेके आए गंदी मछलियों को निकाले और उनको कला कमा कर। एक और इंप्रेशन है कि जी कारगिल का इशू हुआ, कारगिल के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर इशारा किया जाता है कि हमारे इदारे नहीं चाहते। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंप्रेशन किस हद तक गलत है? अगर ये इंप्रेशन सही है तो इसका किस तरह से इसमें इस्लाह अहवाल हो सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये गलत तो है, लेकिन अगर इसके अंदर हमारे अदारे कहते हैं कि ऐसे ना करो तो फिर वो गलती है। यानी मकसद ये है कि नोबडी शुड बी अबव लॉ। ये बात ठीक है कि अगर चंद एक आपके कौमी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पॉलिटिकल क़यादत भी और अस्करी क़यादत समझती है कि यार इसको अंदर रख के करते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन कारगिल का इशू तो एक गलत प्लानिंग थी, एक पता नहीं किस नज़रिए से हमने उसको किया। तो ऐसी चीज़ों की एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एनालिसिस, और सीखना चाहिए 65 वार में क्या हुआ, 71 की जंग में क्या हुआ, अभी ये क्या हुआ, हम सीखेंगे तब जब हम इनकी इम्पार्शियल इंक्वायरीज हों और एहतसाब हो उन लोगों का जो जिम्मेदार। साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं वो तमाम की तमाम आवाम के सामने नहीं ला जा सकती, मगर आप नहीं समझते कि किसी भी वाक़े के जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो हिस्सा जो बेज़रर है, जो आवाम के लिए होना चाहिए, वो आवाम के सामने लाना चाहिए, ताकि आवाम को मुतमईन किया जा सके, मीडिया को मुतमईन किया जा सके, और जो इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं इनका सिलसिला बंद हो सके। बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन आप ये देखें कि बहुत से मुल्कों में ना, अभी आप देखें इराक की जंग में अमेरिकन जहाज़ों ने ऊपर से उड़ के ना, तो नीचे जर्नलिस्ट का एक ग्रुप जा रहा था, ऊपर से उनके ऊपर बॉम्बिंग की आपके सामने, और उसकी फुटेज आई सारों के सामने। वो निहत्ते लोग थे, कैमरे उठाए हुए, उनको मार दिया। आफ्टर ऑल ये हुआ ना, अमेरिका में कितनों लोगों को कोर्ट मार्शल उन्होंने किया है कि आपने ये गोलियां चलाई है। दत्ता खेल में हमारे बंदे मार दिए, और क्या कह नहीं वो गलती होगी, हमें नहीं पता। अगले दिन अफगानिस्तान में मार दिए। तो किधर है ह्यूमन राइट्स? क्यों नहीं उसके ऊपर उसकी इंक्वायरी हो, कौन था, किसने बंदों को मारा? ये ज़रूरी है कि करना चाहिए, लेकिन वो लोग इस तरह नहीं करते। हमें अपने मुल्क के अंदर देखना चाहिए, और विदाल ऑनेस्टी लोगों को बचाने की बजाय मुल्क की जो रेपुटेशन है और मुल्क का जो वकार है उसको बचाने के लिए हमें ज़रूर पिन पॉइंट करना चाहिए ऊपर से नीचे तक। जज है, जर्नल है, ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है,